अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 6.4 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये क्वेश्चंस करने हैं। पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस करते हैं। वो थ्योरम मैं समझा दूंगा, बड़ा आसान है तो बात अच्छी समझ आ जाएगी। रटवाऊंगा नहीं, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे लेके चलूँगा, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं आपसे कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कहूँगा कि गैस पेपर आप लोग ज़रूर बाय कर लो। इसकी फ़ीस 200 रुपये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें ना हमने काफ़ी मेहनत करी है। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने के लिए मिले, और आपको पता है सिर्फ यही चीज़ आपके लिए जो है हम सेल कर रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर बाय करना। इसमें तमाम सब्जेक्ट शामिल हैं, काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। अब जो है अपना सबसे पहले समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। तो स्टूडेंट, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। बहुत आसान थ्योरम है ये। और क्या कहता है ये थ्योरम कि अगर आपके पास एक साथ दो इवेंट हो रहे हैं एक सैंपल स्पेस में से, यानी आपके पास 52 कार्ड है और 52 कार्ड में से आप एक साथ दो कार्ड निकाल ले हो, किंग और क्वीन का, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता करोगे? इस थ्योरम की मदद से पता करोगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके दो थ्योरम्स भी हैं, डिपेंडेंट के और इंडिपेंडेंट के, वो भी लिखवा दूंगा। तो सिंपल क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर चीज़ है, एक मुकम्मल चीज़ है जिसे आप सैंपल स्पेस कह सकते हो, ठीक है। सैंपल स्पेस यानी जिसमें से आप चीज़ों को निकाल रहे हो। तो आपके पास 52 कार्ड होते हैं ताश की गड्डी के अंदर या प्लेइंग कार्ड के अंदर। तो उसमें से आप एक साथ दो निकाल रहे हो। पीछे तो आप हमेशा एक एक निकाल रहे थे ना, लेकिन अब आप एक साथ दो निकाल रहे हो। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये दोनों कार्ड आए? तो उसको पता करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो कितनी सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है, बात समझ आ गई होगी। अब ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब देखो समझ लो, ए को किंग कह रहे हैं, बी को क्वीन कह रहे हैं, ये दिमाग में रखो। और सैंपल स्पेस आपका क्या है? ताश की गड्डी। तो आपको ये पूरी बात इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगी। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है? वो काम जो हो रहा हो। कहते हैं ना मैंने इवेंट्स कराना है, यानी मैंने एक तकरीब करानी है, यानी जो काम होगा। तो इवेंट यहाँ पर क्या है? ए और बी ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कि जिसमें ये हो रहा है। अब किंग और क्वीन कहाँ से निकल रहे हैं? 52 से निकल रहे हैं ना, तो इसीलिए सैंपल स्पेस। देन द probability that both A and B occur equal to the probability of the event। अच्छा, अब A और B की probability कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी और ये बराबर होगी कि A टाइम्स, मतलब जो आपका इवेंट A है ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी इवेंट B की प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, आपकी बात हो जाएगी। कैसे? कि फॉर एग्जांपल इसको इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ए क्या है आपका? एक इवेंट हो गया, समझो ये ए है। और इंटरसेक्शन क्या है? आपको पता है इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम हो। और बी क्या है आपका? ये वाला इवेंट है। तो ये किसके बराबर होगा कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई करा दो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी से। ये ऐसे भी लिखा जा रहा होता है बहुत सी जगहों पर, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये ऐसे भी दुरुस्त होगा, ऐसे भी इसका कोई मसला नहीं बनेगा। समझ में आ गया? अब थ्योरम देखो, थ्योरम क्या होते हैं इसके। थ्योरम बहुत आसान है, बस दो थ्योरम आपको डिपेंडेंट के याद रखने होंगे और इंडिपेंडेंट के। अब डिपेंडेंट का क्या मतलब है? यानी दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों काम एक साथ हो रहे हों, ठीक है। देखो ए भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो डिपेंडेंट है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ही आपके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी से आपके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो इसलिए डिपेंडेंट। अब आप टीचर पे डिपेंडेंट हो कि टीचर पढ़ाएगा तो आप पढ़ोगे। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो टीचर से इंडिपेंडेंट हो गए, यानी टीचर नहीं भी पढ़ाएगा फिर भी आप यूट्यूब से पढ़ लोगे। समझ आ गई ना बात? बस यही चीज़ है यहाँ पर। पहला थ्योरम कहता है पी, सवाल भी इसका है, बस ये इतना ही सा था, इसकी वर्डिंग इतनी ही थी। ये समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको ऐसे लिख सकते हो, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पी और बी ए, ठीक है। ये याद रखना, इसको भूलना मत। अभी आगे इसी को यूज़ करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक जो दिया हुआ है आपकी बुक में। अच्छा,
अब इसी चीज़ को बी के लिए भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना पी बी अपॉन ए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सही है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये कौन सा थ्योरम हो गया, जब दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। अब इंडिपेंडेंट हो यानी एक चीज़, एक इवेंट हो चुका हो और दूसरा बाद में हो रहा हो, या एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए फिर क्या रहेगा, उसके लिए सिर्फ एक ही थ्योरम है आपके पास, उसके लिए आपके पास होगा पी ए पी बी। अब बहुत सी जगह यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, जब प्लस आएगा तो मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट की कंडीशन बता दूंगा कि इंडिपेंडेंट की कंडीशन कैसे आपके पास फॉलो होती है, ठीक है। अभी ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस ये तीन चीज़ें याद रखना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये सारे सवाल आपके अभी हो जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बात समझ आ गई है ना, ये ताश की गड्डी से बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अच्छा, ये इससे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, और ये हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में वीडियो के, तो आई होप आपको ये बात याद होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे मुराद है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि आज की वीडियो का तो क्वेश्चन 1 ही है ना ये, इसलिए। तो अब आपके पास आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है। कहते क्या है, गिवन डेट, आपको कुछ गिवन किया है उन्होंने, पी ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगी आपके पास 0.21, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो भी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि आप ये निकाल के दिखा दो और ये निकाल के दिखा दो। अब इसके लिए सिंपल है, आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उनको यूज़ करो। तो सबसे पहला थ्योरम कौन सा यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन का, आपके पास सबसे पहले आपने ये निकालना है ना, तो दूसरा जो थ्योरम लिखवाया था वो यूज़ होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ, मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान सवाल है, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, पहला थ्योरम कौन सा यूज़ हो रहा है, थ्योरम नंबर 2 सबसे पहले यूज़ हो रहा था, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको गिवन है, ये रहा, और उसके बाद आपको दिया हुआ है पी बी, और मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना मैंने आपको बताया था किससे, ए बी से, ठीक। तो देखें स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हम इसको उधर ले जाएंगे। देखो ना, हमें ये फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ना, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी इक्वल टू पी ए की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है आपको, ये रहा 0.21, तो 0.21 इसकी जगह आ गया। पी बी क्या दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 आ गया। तो पी ए बी क्या निकला आपके पास, ये सिंपल आपके पास वैल्यू निकालेगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.7, तो 0.3 आनी चाहिए, ठीक है। तो 0.3 आ गई आपके पास। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या निकालना है, हाँ नेक्स्ट के लिए हम इससे इधर से करते हैं। अब नेक्स्ट आपने निकालना है पार्ट 2 में। अच्छा देखो, ये थ्योरम 2 लिखा है मैंने, सवाल तो मैंने 1 ही सॉल्व किया है, तो इसको मैं 1 ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। अब थ्योरम 1 क्या लिखा था, मतलब थ्योरम 1 क्या दिया हुआ था, बेशक हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं, हम ये सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन थ्योरम 1 क्या लिखा हुआ था वो यूज़ करके करेंगे इसे सॉल्व। तो थ्योरम 1 आपके पास लिखा हुआ था कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए और मल्टीप्लाई पी ए पी बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए, तो आपका पी बी ए, चलो तो बी ए, ये क्या गिवन है 0.21, और पी ए क्या गिवन है 0.3, तो आपको पता है इसका जवाब तो 0.7 आ जाएगा। मैं करके भी दिखाता हूँ, 0.21 डिवाइडेड बाय 0.3, तो 0 पॉइंट नहीं लगा जब ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखो 0.7, तो ये आपका जवाब हो गया दूसरे का।
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, बस आपने थ्योरम को यूज़ करके उसे सेट ही कराना था, क्योंकि अभी ही थ्योरम पढ़ा है तो इसलिए आसान क्वेश्चन था ये। पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 के आगे से आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो उस क्वेश्चन को कराता हूँ, उसे समझा देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कहा गया है, इफ़ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या कह रहे हैं कि आपने ना एक कार्ड सेलेक्ट करना है, रैंडम यानी कोई भी हो। अब डेक का मतलब क्या होता है, गड्डी, कहते हैं ना नोटों की गड्डी, 1000 की गड्डी, 100 की गड्डी, तो इसीलिए जो वो ताश की गड्डी होती है उसे डेक कहते हैं, मतलब सिर्फ गड्डी को, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपको पता है कि जो ताश के पत्ते होते हैं या जो ताश की गड्डी होती है उसके अंदर हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि इस तरह की अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बता रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्लब। आपने बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास एक कार्ड क्लब का हो। अब क्लब क्या होता है ज़रा ये देखो, ये देखो, ये जितने भी कार्ड नज़र आ रहे हैं ना ये क्लब के हैं। ये देखो एक क्लब, ये एक शेप होता है असल में ना, एक क्लब एक शेप है, पत्ते नुमा शेप है ये एक, ठीक है। तो इसे ये क्लब कह रहे हैं। तो ये क्लब के 13 कार्ड होते हैं आपके पास, एक तो एक से लेकर, इसे इक्का बोलते हैं, इक्का, ठीक है। एक कार्ड को ये इक्का कह रहे होते हैं इसमें। तो 1 से लेकर 10 तक तो आपके पास नंबर हो जाएंगे, और फिर 3 आपके पास जैक, क्वीन, किंग हो जाएंगे। बात समझ आ गई। तो अब लेकिन इन्होंने एक बात इधर कही है, क्लब और अब फेस और बोथ। ये कह रहे हैं कि वो जो कार्ड है ना वो क्लब होना चाहिए, फेस नहीं हो। इसका क्या मतलब है कि आपके पास फेस कार्ड कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। फेस कार्ड वो होते हैं जिस पे शक्ल बनी हुई हो, और ये 12 होते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है, ये जैक, क्वीन, किंग, ये जितने भी कार्ड है ना ये फेस कार्ड कहलाते हैं, और ये 12 होते हैं। 3 क्लब के होते हैं, और 3 डायमंड के होते हैं, और हार्ट के भी 3 होते हैं ये कार्ड, और स्पेड्स के भी 3 होते हैं। जैसे कि देखो ये 3 क्लब के आ गए, ये डायमंड के आ गए, ये हार्ट के आ गए, और ये स्पेड्स के आ गए। तो टोटल कितने कार्ड होंगे आपके पास फेस कार्ड, 12 होंगे, ठीक है। जिसमें जो है वो क्वीन कितनी होंगी, 4, किंग कितने होंगे, 4, और जैक यानी जोकर कितने होंगे, 4। तो इसको याद रखना। अच्छा, तो अब ज़रा हम लिखते टोटल कार्ड लिख। सबसे पहले सोल्यूशन बहुत आसान है इसका। टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास, टोटल कार्ड है आपके पास 52, ठीक है। अब 52 में से क्लब कितने हैं आपके पास, क्लब मैंने आपको दिखा दिए, क्लब आपके पास होते हैं, क्लब कार्ड आपके पास होते हैं 13। फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास, टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड। लेकिन एक मसला है, आप फेस कार्ड आपके पास 12 तो होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 इसमें शामिल हैं, तो इधर से तो उन्हें हटाना पड़ेगा ना आपको। देखो ना भाई, 10 रुपये थे, आपने अपने भाई को भी दे दिए, अपने आप को भी दे दिए, तो ये तो 20 रुपये दे दिया आपने, सिर्फ 10 रुपये देने थे आपने। तो इसी तरह यहाँ भी है, आपके पास 12 कार्ड होते हैं टोटल, लेकिन आपने क्लब के 3 कार्ड भी जो है वो इधर गिन लिए हैं दोबारा, इसे हटाएं, क्योंकि 12 जब बनेंगे जब क्लब के 3 मिलाओगे, तो इसको हटा दो, 3 माइनस कर दो, तो अब सिर्फ 9 बच गए। 9 क्यों बचे, क्योंकि क्लब के 3 कार्ड आपने अलग कर दिए। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया है आपके पास। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने क्या लिखवाया था, इंडिपेंडेंट, सॉरी हाँ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट के लिए मैंने क्या थ्योरम लिखवाया था आपको कि पी की प्रोबेबिलिटी, पी ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन है, ठीक है, पी ए प्लस पी बी। अब उन्होंने ये कहा था कि या तो आपके पास क्लब का कार्ड आ जाए या फेस का कार्ड आ जाए, दोनों चल जाएगा, तो ये बीच में प्लस आ गया। अब यहाँ पर आ जाए क्लब का कार्ड, क्लब के कार्ड की प्रोबेबिलिटी का आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हो, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम लगाओ क्लब के लिए, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर आप जो है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ फेस कार्ड के लिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। यहाँ पर क्लब कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी तो वो कितनी है, आप फेवरेबल आउटकम क्या है कि क्लब का कार्ड आ जाए, यानी वो तो आपके पास 13 है, 13 में से कोई भी आ सकता है, और 52 से डिवाइड, और फेस कार्ड कितना है 9 और 52 से डिवाइड। तो अब जरा आंसर लिख लो इसका, डेसिमल में करके नहीं लिखना भाई, डेसिमल में जवाब नहीं दिया हुआ बुक में। तो देखो 13 डिवाइडेड बाय 52
प्लस 9 डिवाइडेड बाई 52, तो 11/26%। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे 100 तो परसेंटेज भी निकल आएगी। ठीक है, तो देखो 26 मल्टीप्लाई 100, तो 42% चांस है कि आपके पास या तो फेस कार्ड आ जाए या तो क्लब कार्ड आ जाए। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे ही लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। ये मल्टीप्लाई तो ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया था। तो ये देखते हैं इसका यही जवाब है हमारे पास। हाँ, 12 का यही है। तो आसान सवाल था, इसलिए कोई ज़्यादा आपका इसने टाइम नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 13 इससे भी ज़्यादा आसान है, बस आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो देखो भाई, इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है कि एक आपने थ्योरम इस्तेमाल करना है और उससे ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई वर्डिंग तो इसमें लिखी भी नहीं है, बस यही बता रहे हैं वो फ्रॉम 2 इवेंट्स। आपके पास 2 इवेंट हो रहे हैं, ए और बी। अब वो सैम्पल इवेंट में से हो रहे होंगे। ठीक है, अब इवेंट मतलब ए की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5%, इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2%। अच्छा देखो, ये मैं परसेंट लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि 20% होगा, तो 0.2 कह लो, परसेंट ना लगाओ, क्योंकि परसेंट इसमें लगा हुआ ही नहीं है। तो 0.2 और दोनों की प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.4। देन फाइंड, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा देखो, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन आपने निकालना है। अब इसके लिए थ्योरम क्या लगता है आपके पास? सिंपल है कि P, आपके पास थ्योरम इसका लिखा हुआ है P A इंटरसेक्शन B प्लस P A यूनियन B, एक बराबर होगा P A और प्लस P B। अब तो बात कोई मुश्किल तो नहीं है, अब तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा और आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो बस कर लो इसको। P A इंटरसेक्शन B, तो P A प्लस P B, उसको इधर ले आओ प्रोबेबिलिटी को, P A यूनियन B। P A क्या दिया हुआ है? 0.5। P B क्या दिया हुआ है? 0.2। अच्छा, ये माइनस होगा यहाँ आगे, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? यूनियन 0.4। तो क्या आंसर आया आपके पास? इसका आंसर आपके पास आया 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.4, तो ये आंसर आ रहा है 0.3। इसको डेसिमल में करके लिखना, क्योंकि आपको तमाम आंसर डेसिमल में कर दिया गया था। तो 0.3 इसका सही जवाब आया है। तो ये बस इतना ही था, ऐसा ही होना था। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, ये वाला सवाल भी आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाला है, क्योंकि देखो यहाँ तो आपका नंबर 8 आ जाए या 9, दोनों में से एक आ जाए, दोनों साथ नहीं आ रहे होंगे। तो देखो ज़रा कहते हैं क्या, अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स। आपने नेचुरल नंबर लेने हैं शुरू के 35 या 35 के लो। अब शुरू के 35 क्या कहलाएंगे? 1 से लेके 35, ये स्टार्ट के नेचुरल नंबर होंगे ना, तो इसलिए तो एक सेट पहले ही बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अक्लमंदी नहीं होगी कि सारे नंबर लिखे जाएं, ऐसे कर कर 35 डायरेक्ट लिख दिया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिवाइडेड बाय। आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आप चूज कर रहे हो ना, यानी ऐसे नंबर आपने इसमें से उठाने हैं कि जो 8 और 9 से डिविजिबल हो। तो ए कह लेते हैं पहले, 8 के लिए कर लेते हैं। तो अब इनमें से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं 8 से? एक तो 8 खुद ही होगा, ठीक है। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक होल नंबर आएगा, यानी वो डिविजिबल है। अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है ये बता दूँ, कि अगर आप उसको किसी से डिवाइड कराओ ना, जैसे कि यहाँ 8 से डिवाइड कराना है, और 35 में से कोई भी एक नंबर उठाओ, 8 से डिवाइड कराओ, जैसे कि मैंने उठा लिया 5 और डिवाइड कराया 8 से, तो ये डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक डेसिमल में आंसर आ रहा है। अब मैं उठाता हूँ 16 उठाया मैंने 35 में से और 8 से डिवाइड कराया, ये 2 आ रहा है, यानी डिविजिबल है। तो आपके पास होल नंबर आना चाहिए, यानी आपके पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो इंटीजर हो, 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, रेशनल नहीं आना, ये आपके पास डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डिविजिबल नहीं है। अगर कोई 1 2 3 4 करके नंबर आ रहा है तो डिविजिबल है। तो 8 को डिवाइड कराऊंगा तो 1 आ जाएगा, यानी डिविजिबल है। इसी तरह 16, ये भी डिविजिबल है। 16 के बाद क्या नंबर आता है आपके पास? 24, ये भी डिविजिबल है। 24 के बाद तो इसमें और मज़ीद ऐड करूँगा तो मैं आई थिंक कुछ 30, आई थिंक मेरे पास कुछ 32 आएगा, है ना। 32 भी डिविजिबल है, 4 पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे डिविजिबल है कि 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, डिविजिबल है। अब आ जाओ
बी के लिए करता 9 का है उन्होंने, तो 1 तो डिविजिबल नहीं होगा, एक तो 9 डिविजिबल होगा, एक 18 डिविजिबल होगा और एक खुद होगा 27 डिविजिबल होगा 27। अब अगर अगला नंबर लूँगा तो वो 27 जो है वो क्या आएगा आपके पास 36। अब 36 जो है वो 35 से बड़ा है, तो वहाँ तक आप नहीं जा सकते। आप जो आखिरी नंबर ले सकते हो वो 35 तक ले सकते हो या उसके अंदर ले सकते हो, 35 के आगे नहीं जा सकते आप, तो ये ध्यान रखना होगा आपने, ठीक है। तो करते हैं अब इसको। अब ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसमें, क्योंकि या तो आपको 8 से निकालना है या तो 9 से, वो डिपेंड नहीं करेगा ना। तो क्या था फॉर्मूला, थ्योरम क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये भी लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अब पी ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, यानी पी ए क्या के टोटल आउटकम आपके पास कितने 35 में से सिर्फ आपको 4 आउटकम चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाय 35। पी बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 3 डिवाइडेड बाय, यानी फेवरेबल आउटकम हमारे 3 है, 3 नंबर आने चाहिए, या तो 9, 18 या 27, और कितने में से 35 में से, तो ये आपका आ गया जवाब। देखें हम क्या करते हैं ये भी बड़ा डिपेंड करता है हमारे आने वाले वक्त पर, तो अगर अच्छे काम करेंगे ना तो अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। तो 1/5 इसको ऐसे ही लिखना, डेसिमल में नहीं लिखना, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/5, और जबकि ये कह रहा है कि 7 कुछ ऐसी आनी चाहिए, 7 ये कह रहे हैं कि आपका आना चाहिए था, हाँ तो सही है ना। इसका ज़रा एलसीएम अगर लो तो 7 ही आ रहा है, देखो ना एलसीएम इन्होंने ले लो इसका ज़रा एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में क्या है 35 है ना, और तो न्यूमिनेटर क्या है 4 + 3, 4 + 3 क्या होता है 7। अब ये डिवाइड हो रहे थे, उन्होंने डिवाइड नहीं करा, उन्होंने ऐसे ही लिख के दे दिया, ये लो। अब इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 1/5, 7 डिवाइड बाई 35, 1/5, ठीक है। तो दोनों ही ठीक था, लेकिन मैंने कहा ऐसे कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके लिए मुश्किल ना बने। अच्छा अब करते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज आसान ही होते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं। तो चलो 15वां क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये सवाल भी बहुत आसान है, इसमें भी आपने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही इस्तेमाल करके निकालना है। पहले छोटा सा डेटा बना लो ताकि समझ में आने में बड़ा मुश्किल ना हो ना। कहते क्या है कि आपके पास जवाब क्या है, अ बैग कंटेन, एक बैग है जिसमें आपके पास रखी हुई हैं कुछ बॉल्स, उनके कलर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो ब्लैक बॉल कितनी है, टोटल ब्लैक बॉल, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल्स 15 है, ठीक है। टोटल रेड बॉल कितनी है, टोटल रेड बॉल आपके पास है 25 है। अच्छा उसके बाद टोटल वाइट बॉल कितनी है, टोटल वाइट बॉल कितनी है, WHI वाइट बॉल्स, इधर भी एस लगेगा, ठीक है, प्लूरल है ना, तो वो आपके पास 10 हैं। अब ये क्या कहते हैं कि आपने ऐसे करना है कि या तो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, दोनों नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो वही इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट होगा तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टोटल बॉल पता होनी चाहिए कितनी है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 15 + 15 बोल के 12 लिखा है, 15 + 25 + 10 = चेक करते हैं क्या जवाब निकलता है। ये हो गया 50 है ना, 50 बॉल हो गई ना टोटल, देखो हाँ भाई 15 + 25 + 10 50। अब करना क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का लगेगा, PAN इंटरसेक्शन और ये B, तो PA और प्लस PB। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, मुझे ज़रा ये समझो। PA क्या है, उन्होंने कहा या तो सिर्फ रेड हो या तो वाइट हो, ब्लैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 25 डिवाइडेड बाय 50, 25 बॉल्स 50 में से ही है ना। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि 25 में से एक आ जाए,
तो 25 डिवाइड बाय 50। और दूसरे में फेवरेबल आउटकम क्या है कि रेड बॉल भी तो है ना, रेड बॉल 25 हो गए, फिर वाइट बॉल भी तो है ना, वाइट बॉल 10 हो गए, तो 10 डिवाइड बाय 50। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। तो 25 डिवाइड बाय 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 50, द रियल वन आंसर इज 7/10। चेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 7/10। समझ गए ना बात कैसे किया मैंने। अब हम करते हैं अपना इसी का क्वेश्चन नंबर 16। वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, मतलब 2 क्वेश्चन और फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आपने आंसर निकाल लेना है। तो डिपेंडेंट जो वाले हमने थ्योरम पढ़े थे 2, वही यूज़ होंगे यहाँ पर। सबसे पहला थ्योरम जो यूज़ हो रहा है वो लिखवा देता हूँ। सबसे पहला थ्योरम आपके पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपने। तो आपके पास क्या थ्योरम था, थ्योरम था आपके पास पी ए और ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, पी, उसके बाद आपका बी ए आता है, ए भी आता है, बी ए, तो यहाँ आई के आ गया ना, यहाँ पे ठीक है। तो ये तो निकालना है, देखो ये कह रहे हैं ये निकालो। अब वैल्यूज तो ऊपर दी हुई, दोबारा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो 1/4 में दिया हुआ है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, जल्दी ये 2/3, तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो क्या आ गया आपके पास 1/6। 2 बच गया ना, 2 3 से मल्टीप्लाई हो 6 हो जाएगा। अच्छा, तो ये पहले से हो गया। अब आपने निकालना है फॉर पी बी, इसके लिए काम करना है। अभी तो आपने इसके लिए काम किया था पार्ट 1 में, अब इसके लिए काम करो। इसके लिए ना दूसरा थ्योरम ही यूज हो सकता है, उसके अलावा और क्या यूज होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी पी, हाँ भाई, पी बी, पी बी ए, नहीं ये गलत है। अगर आपका बी आ चुका है ना तो फिर ए और बी आता है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो यार, इसको अगर करना चाहो तो उसको उधर ले जाओ, क्योंकि आपने पी बी पता करना है, पी ए इंटरसेक्शन पी, पी ए बी, ठीक है, तो ये पी बी आ जाएगा। अब देखो क्या क्या गिवन है वो पुट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये क्या गिवन, ये निकाला हमने 1/6 है ना, और ये गिवन है आपको, ये क्या गिवन है 1/2, रेसिप्रोकल कर लो तो 2/1, तो ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, 2 के टेबल पर, तो 1/3, यही जवाब देख लेते हैं। हाँ यही जवाब 1/3, और पहले का था 1/6। तो आई होप समझ आ गया होगा, आसान से क्वेश्चन से कोई मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट रखनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, बड़ा ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-3 तरीके से हो सकता है, थोड़ा आसान करके कर लेते हैं। अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, आपने एक डाई को, डाई मतलब समझते हो ना, छक्का, ठीक है, ये लूडो खेलते होगे ज़िंदगी में तो खेला ही होगा कभी ना कभी। तो ये इस तरह का आपके पास छक्का होता है ना, चलो सही सही नहीं बना, थोड़ा सही बना देता हूँ। इस तरह का होता है ना छक्का आपके पास, कैसे बनता है भाई, हाँ ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये छक्का आ गया आपके पास। अब इस छक्के में क्या होता है, एक जगह 1 2 3, फिर एक तरफ 4 5 और 6, ठीक है, तो ऐसे इसके 6 साइड्स होते हैं। तो इसे आपने फेंका है 2 तरफ, 2 बार फेंका है डाई को, यूँ खेलने के लिए फेंका है। डेट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपेयर, इवन नंबर आते हैं आपके पास, यानी आपने पहले फेंका तो आपके पास 2 आ गया, फिर फेंका तो 4 आ गया, फिर फेंका तो 6 आ गया इन फर्स्ट, पहली बारी में। एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकेंड थ्रोन इज लेस देन 4, और फिर दूसरे में लेस देन 4 नंबर आए हैं। यानी क्या है कि पहली बारी में आपके इवन नंबर आए हैं और दूसरी बारी में आपके वो नंबर आए हैं जो 4 से कम है। 4 से कम क्या होता है, 1 2 3, बस समझ में आ गई ना बात। पहली बार जब थ्रो किया तो इवन नंबर आ रहे हैं, जो 2 4 6 हो सकता है, और दूसरी बार जब फेंका तो आपने क्या आ रहा है 1 2 3, 4 से कम।
तो चलो एस यानी जो टोटल आउटकम आ सकते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक छक्के को जब आप फेंकोगे इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो ये टोटल आउटकम हो गए। जैसे आप बोलते हो ओ एस कितने 6 आ रहा है। जब आपने पहली टाइम फेंका यानी एक जब आपने फेंका तो आपके पास आया इवन 2 4। अब इवन में कोई वो नहीं है कि 2 ही आएगा या 6 आएगा, इवन नंबर कोई भी हो सकता है, 2 4 6। तो ए के आउटकम कितने हो गए, ए के आउटकम हो गए आपके पास, ए के आउटकम हो गए आपके पास 3। अब दूसरी बार जब आपने फेंका तो आपने देखा कि 4 से कम नंबर आ रहे हैं। 4 से कम क्या होते हैं, 1 2 3। तो इसके आउटकम कितने हो गए, 3। अब प्रोबेबिलिटी पता करो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने कि ओ यानी फेवरेबल आउटकम, लिख देता हूँ फेवरेबल आउटकम, एक्रोनियम में लिख रहा हूँ, अगर चाहो तो पूरा भी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी कि आप क्या लाना चाह रहे हो, आप इवन नंबर लाना चाह रहे हो, तो वो 3 हो गए। टोटल आउटकम यानी क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम, इसको सही करते हैं ओ यू टी। टोटल आउटकम में आपके पास क्या क्या आ सकता है, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ज़रा आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बस यही बता रही होती है कि टोटल में से आप क्या लेना चाह रहे हो। तो ऊपर फेवरेबल रखो, आप 3 लाना चाह रहे हो पहले में। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला बना के लिखना चाहूँ तो ओ ए और ओ एस, ये ऐसे होगा। ओ ए क्या है, 3 और 6। तो आपकी पहली प्रोबेबिलिटी क्या आई, यानी ए की प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाली, पी ए कहते हैं इसे, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो आपने 1/2 निकाल ली। अब पी बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यहाँ बी है डायरेक्ट लिख लेना है। तो ओ बी और इधर भी लिख देता हूँ ताकि अगर कोई बच्चा देख रहा हो ना उसे कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये आप क्या कर दिए, ये आपने क्या कर दिया, समझ नहीं आ रही बात। चलो रोशनी बढ़ा दो, रात का वक्त हो रहा है ना। ओ एस तो क्या आया आपके पास, 1/3, 3/6, जो कि वही सॉल्व होने के बाद वही आ जाएगा आपके पास 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे आके जवाब रुकता नहीं है, यहाँ पर ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। आपने वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी होगी, जो कि आपके पास क्या बनता है कि या तो, अच्छा सॉरी, साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहे, दोनों में से कोई एक आ रहा है लेकिन इंडिपेंड होगा। तो इंडिपेंड के लिए क्या लगाते हो, ए एन बी, पी ए और प्लस आ रहा है, नहीं प्लस नहीं आएगा, पी बी। अच्छा बाकी यहाँ कर दूँ तो ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, जगह है काफ़ी। तो ये जब पी ए एन बी इक्वल टू 1/2 और 1/2, तो पी ए एन बी इक्वल टू 1/4। देखो ये जवाब आया, चेक करके बताओ ज़रा मुझे। हाँ यही आ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इसी तरह से देखो टाइम कितना तेज़ी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चला कि मैं तो सोच रहा था बहुत टाइम लग जाएगा इस एक्सरसाइज में, लेकिन वाकई टाइम तो लगा, लेकिन कर लिया हमने कुछ ना कुछ कवर। तो बस यही है, मतलब जितनी भी परेशानी हो, मुश्किल हो, लोगों की वजह से हो परेशानी, या लोगों की वजह से मुश्किलात हों, या कुछ नहीं मिला कुछ मिल गया, सब गुजर जाएगा, सबका टाइम गुजर जाएगा। उनका भी टाइम गुजर जाएगा जिनको कुछ मिला, उनका भी टाइम गुजर जाएगा जिनको कुछ नहीं मिला, उनका भी टाइम गुजर जाएगा जिनको कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और उनका भी टाइम गुजर जाएगा जिनको कुछ भी नहीं मिला। समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखें, अब तक आप 2 चीज़ों के लिए काम कर रहे थे ना, इवेंट ए इवेंट बी, लेकिन अब आपके पास इवेंट सी भी होगा। कहते हैं कि 3 मिसाइल्स आर फायर्ड, 3 मिसाइल्स फायर किए जाते हैं एट अ टारगेट पर। फॉर एग्जांपल देखो, ये मिसाइल 1 है, तीर लग रहा है लेकिन मिसाइल समझ लो, ये मिसाइल 2 है, ये मिसाइल 3 है, और एक टारगेट है, इस पर फायर किए जा रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट कर जाए, एक की है 0.5, एक की है 0.3 और एक की है 0.6, यानी तीसरा मिसाइल के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो टारगेट को लगेगा जाके रिस्पेक्टली, यानी एक एक करके। ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, दूसरे की 0.3, 0.6। एंड इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, मिसाइल को इंडिपेंडेंटली फायर किया गया,
एक एक करके, तीनों को साथ नहीं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले दो पे डिपेंड नहीं करती, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नीचे वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले को क्या प्रोबेबिलिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली का मतलब यही होता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द मिसाइल्स हिट द टारगेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों मिसाइल टारगेट पे जाके लग जाए। तो पहले मिसाइल 1 की प्रोबेबिलिटी देख लो, PA की प्रोबेबिलिटी देख लो। उन्होंने कहा रिस्पेक्टली का मतलब होता है A की वैल्यू पहली वाली है, B की वैल्यू दूसरी वाली है। ये वर्ड बड़ा अहम होता है, अक्सर इग्नोर हो जाता है लेकिन ये बड़ा अहम होता है। और C की वैल्यू, अब तीनों की जो है प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि तीनों लग जाए टारगेट पे जाके, हिट द टारगेट। तो उसके लिए क्या करोगे, PA इंटरसेक्शन B। अब दो होते तो यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन तीन है तो यहाँ चलो आगे। और मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, देखो अच्छे दोस्त का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा दोस्त क्या होता है कि जो आपको बुराई से रोके, अच्छाई की तरफ लाए। जब आपको कोई गलत काम करता हुआ देखे तो आपका साथ ना दे, बल्कि आपको समझाए कि नहीं भाई ये गलत है, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ना उठूँगा ना बैठूँगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कभी कभार इंसान कश्मकश में होता है कि गलत काम करूँ या ना करूँ। अब उसका दोस्त उसको कह दे हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो कर जाता है, लेकिन अगर उसी वक्त कोई अच्छा दोस्त होता ना तो वो उसे मना कर देता, नहीं तुम ये ना करो, तो वो बच जाता है बुराई से। तो बस यही है कि अच्छी दोस्ती रखो भाई, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको भी बताऊँ ताकि आपको भी भाई फ़ायदा हो। मैं यही चाहूँगा हमेशा के चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, ठीक है। और बेहतरी कब आएगी, जब हम अपने आप को बदलेंगे और अच्छे काम करेंगे। ये आ रही है प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 9% होगी है। अगर मैं इसको करता हूँ ज़रा 0.09 मल्टीप्लाई, 9% चांस है कि तीनों लगे, और ये बहुत कम नंबर है। देखो कोई लगेगा कोई नहीं लगेगा, कोई कभी लगेगा कोई कभी लगेगा। चलो यहाँ हमारा काम कंप्लीट होता है। देखो शुरू करी थी मेहनत तो कर ही लिया ना, मैं बड़ा सर में दर्द हो रहा था मेरे, कहा चलो कल करा दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं करा देता हूँ, तो हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। चलो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है इन एक्सरसाइजेस में। देखो आपको सोचो ना 18 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एक अलग ही वे में हो रहा है, पिछले से अलग है। कुछ मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर जाता हूँ, कुछ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा कम एक्सप्लेन हुआ है। उसकी वजह ये नहीं होती कि मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, उसकी वजह ये होती है टाइम शॉर्ट है काफ़ी हमारे पास। अभी देखो ना कितना सारे चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 7 रहता है, 8 9 रहता है, फिर 12 हो गया, 12 रहता है, 4 रहते हैं हमारी चैप्टर। तो करेंगे इंशाल्लाह, तेज़ भी चलेंगे, कभी हल्के भी होगा, तेज़ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ में आए पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।